गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब आपको लेके चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 5 है IMED। लेक्चर नंबर 5 IMED लेक्चर 5। आज की डेट है 22 अक्टूबर 2020। तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। अब इनसे आगे की ओर हम चलते हैं। तो आता है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद दूसरा नंबर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने पढ़ा कि टाइप ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बाद लेके चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए या किसी भी औद्योगिक व्यवसाय को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा संगठन जिसमें आप अकेले नहीं होते हैं, बल्कि आपके साथ अन्य सहयोगी व्यक्ति होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, फोरमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है और काम करने वाले कर्मचारी, वर्कर इत्यादि लोग आपके साथ शामिल होते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या अर्थात संगठन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं ये देखिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके अंतर्गत कितने प्रकार हैं ये नोट करिएगा, साथ साथ में नोट करते चलिएगा। लाइन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है। लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। सुनते रहिएगा, साथ साथ में लिखते रहिएगा जल्दी जल्दी। अब आइए, यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन बता दिए गए हैं। एक है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। और एक पांचवा लास्ट है आपका मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं रेखा संगठन। रेखा संगठन, इसको कहते हैं रेखा स्टाफ संगठन, और इसको कहते हैं फंक्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं देखने दीजिए। संयुक्त होता है क्रियात्मक, क्रियात्मक संगठन।
क्रियात्मक संगठन। और कमेटी, कमेटी का मतलब होता है संयुक्त समिति अंग संगठन। ठीक है, समिति संगठन। और नेक्स्ट जो है मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन को मिश्रित संगठन इसको बोलते हैं। मिश्रित मिश्रित संगठन। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। जैसा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन से ये दिमाग में कुछ सेंस जा रहा है कि इसमें भी जो कुछ कार्यक्रम या गतिविधियां प्लांट के अंतर्गत होंगी, चाहे आदेशों का प्रवाह हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे अधिकारियों का जो समूह हो, ये अपर लेवल से हायर लेवल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाएं एक दूसरे को देना, सर्विस एक दूसरे को देना, ये अपर अधिकारी से लोअर अधिकारी तक जाता है। यानी हायर लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तथा वर्कर की तरफ जाता है। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है, ये भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें स्टाफ की संख्या या फिर जो अधिकारी हैं उनके काम को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और स्टाफ के तहत वो वर्कर तक सारी सूचनाएं पहुंचती हैं। ठीक है, और चौथा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है इसमें कि प्रबंधक के ऊपर, मैनेजर के ऊपर सारी कार्यक्रमों का जो बोझ होता है, वर्कलोड जो होता है, जैसा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उन सारी चीजों को दूर की जाती हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रबंधक थोड़ा स्वतंत्र रखा जाता है कि वो बाहरी कामों के ऊपर ध्यान दे सके। जैसे कि अब एक प्रबंधक है, वो प्रोडक्ट के बारे में दिशा निर्देश भी देना, उसको बनाना भी, मार्केट में सेल भी करने की सारी गतिविधियां यही जब देखेगा, प्रबंधक ही देखेगा, तो सोचने वाली बात है मेरे को कि आगे आगे की जितनी सारी गतिविधियां हैं, जैसे कह सकते हैं कानूनी गतिविधियां, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, अकाउंटेंट सेक्शन, तो इन सारी चीजों पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। बाहरी इंडस्ट्रियों में कैसे कैसे नियम कायदे या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही प्लांट में इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, व्यस्त है, उसके पास समय ही नहीं है कि अन्य रिसर्च एवं डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे वो सोच सके। तो इसलिए यहाँ पर प्रबंधक को थोड़ा सा रिलैक्स या समय प्राप्त हो जाता है, जिससे वो नए नई तकनीकियों के बारे में सोच सके। ठीक है, और ये क्या होता है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इस ऑर्गेनाइजेशन का भी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इसको भी ऑपरेट किया जाता है। बशर्ते कमेटी शब्द का प्रयोग इसलिए इसमें हुआ क्योंकि कुछ ऐसी कमेटियां उसमें बनाई जाती हैं जो उसमें किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को समय समय पर, महीने में या 10 दिन में या 15-15 दिन में उसका रिव्यू लेते रहते हैं। और कमेटी बनाई गई होती है, कमेटी में 10 या 10 से अधिक सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे से अपने विचार विमर्श या विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं और प्रोडक्ट से संबंधित, इंडस्ट्री के ग्रोथ से संबंधित नए नए आयाम एवं लक्ष्य को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, और मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें आपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन
इतने ऑर्गेनाइजेशन को आपने पढ़ा है, इनमें से कोई दो विधि इसमें एक साथ अप्लाई की जाती है। ठीक है, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में दो विधियां एक साथ अप्लाई की जाती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का मिला जुला स्वरूप इस सिस्टम में काम करता है। तो आइए आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अधिकारी किस किस पदों पे और किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके तहत एक औद्योगिक विकास के लिए सहायक होते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप तैयार हो जाइएगा, लिखिएगा लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस डायग्राम को रफ करता हूं ताकि मुझे अगला डायग्राम बनाना आसान हो जाए, स्पेस चाहिए हमारे लिए। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग लिखिएगा, मैं कुछ चंद लाइनें बोल रहा हूं, आप उसको नोट कीजिएगा। यह सबसे प्राचीनतम एवं यह सबसे प्राचीनतम एवं सरल रूप है। यह सबसे प्राचीनतम एवं सरल रूप है। इस व्यवस्था में समस्त अधिकार सर्वोच्च अधिकारी के हाथ में होते हैं। इस व्यवस्था में समस्त अधिकार सर्वोच्च अधिकारी के हाथ में होता है। इस संगठन में आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात हायर लेवल से लोअर लेवल तक होता है। हायर लेवल से लोअर लेवल तक रिव्यू लिए आप? तो आपको हाँ, हाँ, तो आप लोगों को मैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नोट करा रहा था, फिर से सुनिएगा। सूचना मिली है कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं मिल रहा था, तो शायद अब आ रहा होगा, फिर से एक बार सुनिएगा। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा समूह या एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग एक या एक से अधिक पदाधिकारी कर्मचारी मिल करके या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके से लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं। तो पहला तरीका है लाइन अथवा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है लाइन एवं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्रियात्मक संगठन के नाम से जानते हैं। चौथा है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको समिति संगठन के नाम से कहते हैं। समिति संगठन का मतलब होता है कि किसी भी कमेटी को चलाने के लिए 10 या 10 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और सबके अपने अपने विचार, अपने अपने सोच के अनुसार इस इंडस्ट्री को या इस संगठन को चलाया जाता है। ठीक है, अगला आता है मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मिश्रित ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, तो हम आप लोगों को लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें नोट करा रहा था, तो उसको एक बार फिर से नोट करिएगा, सुनिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास कीजिएगा। यह सबसे प्राचीनतम एवं सरल रूप है। यह सबसे प्राचीनतम एवं सरल रूप है। इस विधि में समस्त अधिकार सर्वोच्च अधिकारी के हाथ में होता है। इस संगठन में आदेशों का प्रवाह हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर एक लीनियर वे में होता है, यानी रेखीय प्रवाह के द्वारा होता है। अतः इसे रेखीय संगठन या लंबवत संगठन, परपेंडिकुलर, पैरेलल,
रेखीय संगठन, सैनिक संगठन, लंबवत संगठन इत्यादि नाम से जाना जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्योर प्योर लाइन, प्योर प्योर लाइन या वर्टिकल वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा होता है, पहला होता है प्योर लाइन और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब आपको लेकर के चलते हैं प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल टाइप लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होते हैं। तो इसके बारे में आप एक छोटा सा डायग्राम या स्ट्रक्चर डायग्राम बनाइएगा। मैं इसको रफ करता हूँ ताकि अगला स्ट्रक्चर डायग्राम बना सकूं। दोनों डायग्राम मैं सोच रहा हूँ एक ही साथ बना दूं ताकि आपको अंतर समझ में आने लगे। तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है देखिएगा। आपने लिखा, हेडिंग डालिएगा प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसके सामने उसके नीचे लिखिएगा, दो लाइनें हैं उसके नीचे लिखिएगा प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में लिखिएगा। इस विधि में इस विधि में मैनेजर द्वारा दिए गए आदेशों का प्रवाह, इस विधि में मैनेजर द्वारा दिए गए आदेशों का प्रवाह हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है तथा ये एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तथा ये एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट उसमें लिखिएगा, कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन केवल मैनेजर एवं एक्सपर्ट सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से किया जाता है। मैनेजर एवं एक्सपर्ट सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से किया जाता है। और उसी के नीचे दूसरा हेडिंग डालिएगा, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन लिखिएगा। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में लिखिएगा, इस विधि द्वारा प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आदेश पारित करता है। विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आदेश पारित किया जाता है। प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग विभागीय अधीक्षक, प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग विभागीय अध्यक्ष, डिपार्टमेंटल सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं।
इसका लेआउट बनाते हैं, कैसा है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बनाइएगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में दो एरो लीजिएगा। एक है यहाँ पे प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और दूसरा आपका है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आपके पास दो डिपार्टमेंट तैयार हो गए, एक हो गया प्योर और एक हो गया आपके पास लाइन। ठीक है। प्योर वाले में क्या होता है, पहले जनरल मैनेजर आता है, जीएम जिसको बोलते हैं जनरल मैनेजर। उसके बाद आता है प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। और उसके नीचे आता है फोरमैन। फोरमैन। ठीक है, फोरमैन हो गया, यहाँ भी फोरमैन हो गया। ठीक है। और इन फोरमैन के नीचे क्या आता है, लिखते हैं फोर। ठीक है। और इसके बाद इन फोरमैन के नीचे काम करने वाले जितने भी हमारे होते हैं वर्कर्स होते हैं। क्या होंगे, वर्कर्स, वर्कर। ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं डब्लू करके लिख दे रहा हूँ। डब्लू का मतलब है यहाँ पे वर्कर्स। ठीक है। ये हमारा हो गया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनके तैयार हो गया। यानी कि इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये देखने को प्राप्त हो रहा है कि जो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जनरल मैनेजर, जो जनरल मैनेजर है उनका आदेश, जनरल मैनेजर के आदेश ऊपर से प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाता है। कहाँ जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ऊपर द्वारा आए गए आदेशों को सुपरवाइजर को देता है और सुपरवाइजर प्रोडक्शन मैनेजर से प्राप्त आदेशों का अनुपालन करने के लिए अपने फोरमैन को बुलाता है। सारे फोरमैन एक साथ इकट्ठे होते हैं और इनको उनके कार्य के अनुरूप दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि करना क्या है। और फोरमैन अपने अपने डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहां पर जो उनके साथ काम करने वाले कामगार हैं, वर्कर्स हैं, उनसे संपर्क करता है और उनको दिए गए आदेश के अनुसार कार्य को अंजाम देने के लिए, एक इच्छित रूप देने के लिए सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ भी आपको एक जनरल मैनेजर मिलेगा। जनरल मैनेजर होता है और जनरल मैनेजर के बाद दूसरा आता है प्रोडक्शन मैनेजर इसके नीचे।
प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर और जनरल मैनेजर केवल प्रोडक्शन मैनेजर से ही संबंध नहीं रखता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, थोड़ा सा काम का बंटवारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी गतिविधियां अकेले एक जनरल मैनेजर के ऊपर और प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर सारी वर्कलोड जा रहा था। देख रहे हो, सूचनाओं का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? हायर लेवल से, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ सूचनाएं फ्लो हो रही थी, लोअर लेवल तक फ्लो हो रहा था। क्या हो रहा था? सूचनाएं नीचे की तरफ फ्लो हो रही थी, और सारी चीजों का, इनकी समस्याओं का, इनकी समस्याओं का, इस विभाग की समस्याओं का, है ना, कहाँ रॉ मटेरियल घट गया, कहाँ क्या हुआ, ये सुपरवाइजर के पास आता था। यानी कि प्रत्येक विभाग की सूचनाएं सुपरवाइजर के पास आती थी, और ये सुपरवाइजर सारी विभाग की समस्याओं को लेके इनके पास जाता था, और ये सारी सूचना समस्याएं इनके पास लेके जाते हैं। यानी कि एक लाइन में हो रहा था, तो प्रोडक्शन मैनेजर और जनरल मैनेजर के ऊपर कहीं ना कहीं वर्कलोड ज्यादा था। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं, इसमें भी वर्कलोड है, थोड़ा सा कम हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, परचेज मैनेजर, यहाँ पे क्या बनता है? परचेज, परचेज मैनेजर या मैनेजमेंट मैनेजर, ठीक है। परचेज मैनेजर या मैनेजमेंट समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब परचेज मैनेजमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसमें काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो मैनेजर होगा, सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चलते हैं, सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ हो गया सेल्स मैनेजर। तो यानी कि यहाँ भी मैनेजर के काम का बंटवारा हुआ नहीं, बल्कि और बढ़ ही रहा है ना। यहाँ पे तो अकेले कर रहे थे तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजों का चिंता इनके पास होगा, सूचना इनके पास ही आएंगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे काम जनरल मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर परचेजिंग का काम कर रहे थे मिल करके, सेल का काम करा रहे थे मिल करके, यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, प्योर वाले में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब इन्होंने बांट दिया हालत, ये अपना परचेज करेंगे सामान, बस इनको सूचनाएं अपना प्रेषित करेंगे, ठीक है। और सेल्स मैनेजर कितने का प्रोडक्शन का, कितने प्रोडक्ट का सेलिंग हो रहा है, ये सूचनाएं केवल जनरल मैनेजर को देगा। तो जनरल जनरल मैनेजर यहाँ पे दो चीजों से थोड़ा सा मुक्त हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका आता है फोरमैन, आता है यहाँ पे फोरमैन का नंबर, ठीक है। फोरमैन का नंबर आता है, और ये प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन से संपर्क करता है, और फोरमैन के अंतर्गत यहाँ भी फोरमैन है, यहाँ भी फोरमैन है, और ये फोरमैन वर्कर से संबंधित रहते हैं, कामगारों से संपर्क साधे रहते हैं, काम कराते हैं। यहाँ भी डब्ल्यू का मतलब है वर्कर्स, काम करने वाले कामगार, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर आपको यही देखने को मिलेगा, इसमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान ऊपर से लेकर नीचे तक ही हो रहा है, हायर लेवल से कहाँ हो रहा है? लोअर लेवल की तरफ, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत एडवांटेज लिखिएगा, आशा करता हूं आप लोगों ने बना लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ एडवांटेज हैं, नोट कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय जो होता है, पूर्ण दायित्व,
या होल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट के हेड की होती है। पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट के हेड के हाथ में होती है, यानी कि विभाग अध्यक्ष के हाथ में होती है। दूसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में नोट करिएगा, विभाग प्रमुख अर्थात हेड ऑफ डिपार्टमेंट सभी निर्णय लेने में समर्थ होता है। सभी निर्णय लेने में विभागाध्यक्ष समर्थ होता है। तीसरा पॉइंट है क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। इसमें लिखिएगा संपूर्ण मैनेजमेंट जनरल मैनेजर के हाथ में होता है। संपूर्ण मैनेजमेंट जनरल मैनेजर के हाथ में होता है। देखिए जितना भी हमारे पास सब मैनेजमेंट के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जनरल मैनेजर के ही हाथ में है। अब आगे चलिएगा, क्लियर कट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर कट अथॉरिटी एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात स्पष्ट अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इसमें नोट कीजिएगा, इस विधि में प्रत्येक अधिकारियों के हाथ समान रूप के अधिकार बटे होते हैं। समान रूप के अधिकार बटे होते हैं, क्योंकि जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को अधिकार दे दिया और प्रोडक्शन मैनेजर कुछ अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, बाकी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सुपरवाइजर के द्वारा काम कराए जाने होते हैं। तो सुपरवाइजर को कुछ अधिकार दे देते हैं कि वो अपने नीचे के जितने भी अधिकारी हैं उनकी क्या क्या समस्याएं सुविधाएं हैं, आप उनको सुनिएगा, देखिएगा कैसे काम हो रहा है, उस काम की गतिविधियों को आप सुपरवाइज करते रहिएगा। जो भी समस्या आती है आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम उसके लिए आपको उचित धनराशि या ऐसे व्यक्ति को अर्थात एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए आपके पास अथॉरिटी है। आप अच्छे एक्सपर्ट की सहायता से आप सारे कामों को सुपरविजन कराइए, संपन्न कराइए। ठीक है, तो प्रत्येक विभागाध्यक्ष को या प्रत्येक पोस्ट पे आसीन अधिकारी को, है ना, उनको एक उत्तरदायित्व अधिकार एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ताकि वो अपने अनुसार काम को कराए। ठीक है, उसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में लिखिएगा, इसमें काम करने के तरीके, नियंत्रण एवं निश्चित मात्रा में पदार्थ का उत्पादन, पदार्थ का मटेरियल का प्रोडक्शन एवं कंट्रोलिंग की जा सकती है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। इसके कुछ हानियां भी हैं, दो दो तीन तीन लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं है। डिमेरिट्स क्या क्या है या डिसएडवांटेज क्या क्या है, लिखिएगा। ओवरलोड ऑफ वर्क, पहला पॉइंट है ओवरलोड ऑफ वर्क। ओवरलोड
लोड ऑफ वर्क्स। काम का वर्क, ज्यादा वर्कलोड है ना, कार्य की अधिकता कह सकते हैं। इसमें लिखिएगा, बस बस यही हेडिंग डाल दो, इससे तो आप समझ जाएंगे। आप इसमें लिख लेंगे कि वर्कलोड अधिक होता है, काम की अधिकता होती है, कर्मचारी व्यस्त रहता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि कार्य को दोहराया जाना, कार्य को दोहराया जाना, अर्थात एक ही कार्य को बार बार होता है, किया जाता है। ठीक है। हो सकता है कि किसी ने एक काम को किया, समझ में नहीं आया, इधर भी वही काम हो रहा है। एक बार सुपरवाइजर ने फोरमैन से कहा, फोरमैन ने सबको कलेक्ट किया और सूचनाएं दे दी, वही काम ये भी कर रहे हैं। हो सकता है फोरमैन के अंतर्गत में 4 वर्कर हो, चारों एक ही प्रकार के काम को करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, एक ही काम को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है। एक काम के लिए अगर एक यूनिट में या एक सेक्शन में एक कामगार है, या यूनिट में जो कामगार हैं उनको एक ही डायरेक्शन या एक ही काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो वो एक ही काम करेंगे। लेकिन दूसरे फोरमैन के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया ये तो मुझे नहीं पता चलेगा। जो काम मैं अपने यहाँ करा रहा हूँ वही काम दूसरे सेक्शन में भी हो रहा है, तो काम का डुप्लीकेशन हो जाता है। अब आगे चलते हैं। समय की बर्बादी यानी वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर, मैन आवर, वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर एंड आवर्स, अर्थात समय की बर्बादी, पदार्थ की बर्बादी एवं घंटे यानी समय की भी बर्बादी। समय का भी हो रहा है, मटेरियल का भी हो रहा है, और उस वर्कर द्वारा लगाया गया श्रम भी बेकार जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करिएगा, अत्यधिक भरोसा, अत्यधिक भरोसा। इसमें लिखिएगा, सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होने से, सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होने से उनकी दक्षता एवं दक्षता एवं टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए अधिकारियों से, सारी जिम्मेदारी अधिकारियों से प्राप्त होने से उनकी दक्षता तथा टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए हायर लेवल के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हायर लेवल के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा चलते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलते हैं, ले चल बात करते हैं। आइए इसको रफ करता हूं।
अगर किसी का छूट जा रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे होगा ये आप लैपटॉप के माध्यम से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो को पुश करके आप अधूरे नोट्स को पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नोट करिएगा। इस संगठन में एक्सपर्ट की सेवाओं, इस संगठन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट की सेवाओं को जोड़ दिया जाता है। जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी सेवाओं को जोड़ दिया जाता है। अतः यह अतः यह स्टाफ अतः यह लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाने या कहा जाने लगता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, बड़े उद्योगों में मैनेजर सामान्य कार्यों में व्यस्त रहता है। बड़े उद्योगों में मैनेजर सामान्य कार्यों में व्यस्त रहता है, जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, बिक्री, सेल, परचेज, क्रय करने में, एवं सुपरविजन ऑफ प्रोडक्शन या कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के नियंत्रण में व्यस्त रहता है, जिसके कारण उसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिससे उसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता है। जैसे, ब्रैकेट में करके लिखिएगा, जैसे रिसर्च एवं डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास कार्य, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, कामा डिजाइन अर्थात अभिकल्पन, डिजाइन, प्लानिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कानूनी औपचारिकताएं, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड अदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड अदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। आगे लिखिएगा, इस कमी को पूरा करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए इस कमी को पूरा करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब डायग्राम बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। थोड़ा पानी पी लें। तो आइए चलते हैं, फिगर ड्रॉ कीजिएगा। पहला है बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं संचालक मंडल, संचालक मंडल, ठीक है भाई, संचालक मंडल। इसी के दो लेफ्ट एंड राइट सहायक अंग होते हैं, वो हैं लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार होता है, कानून सलाहकार। और इसके लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी यानी कि सचिव, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है। और दूसरा इसके नीचे आता है जनरल मैनेजर, जिसको कहते हैं GM। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप अपने नोट्स में ऐसे ढंग से लिखिएगा कि आप इनकेस फ्यूचर में भी समझ सकें। और जनरल मैनेजर के साथ लेफ्ट में आपका आता है रिसर्च एवं डेवलपमेंट, रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने की। फिर उसके बाद राइट साइड में इसके होता है, वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है नीचे फोरमैन और सुपरवाइजर, फोरमैन, फोरमैन, और इसके नीचे आएगा सुपरवाइजर, दिख रहा होगा आप लोगों को, सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर के नीचे जैसा आपको बताया गया है वर्कर, क्या आ गया, वर्कर आ गए, काम करने वाले कामगार हैं भाई। सुपरवाइजर खुद काम थोड़े करेगा, काम करने वाले लेबरों से काम करवाएगा, ठीक है, ये बना लीजिएगा। इसमें आप नोट करिएगा, एडवांटेज, नोट कीजिएगा एडवांटेज में इसे दोहरा संगठन भी कहा जाता है, इसे दोहरा संगठन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, काम का बंटवारा कर दिया जाता है,
काम का बंटवारा कर दिया जाता है, वर्क डिवीजन। तीसरा पॉइंट है प्लानिंग के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार कार्य किया जाता है। चौथा पॉइंट है कार्य का नियंत्रण सुपरिटेंडेंट के हाथ में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एंड इम्प्रूव क्वालिटी। इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है और पूंजी की भी बचत होती है, समय एवं पूंजी दोनों की बचत होती है, तथा पूंजी का निवेश, पूंजी का निवेश अर्थात इन्वेस्ट प्रोडक्ट की गुणवत्ता अर्थात प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है। लॉसेस लिखिएगा। विशेष प्रकार के एक्सपर्ट्स के लिए, विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स के लिए अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स के लिए अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है। इसमें स्पेशलिस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई त्रुटि आ जाती है तो इसमें स्पेशलिस्ट अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी मैनेजर की हो जाती है। आगे लिखिएगा बस। हाँ, आगे लिखिएगा, एक पॉइंट और है चैलेंजिंग ऑफ फ्रिक्शन, चैलेंजेज ऑफ फ्रिक्शंस, यानी कि बड़े बड़े जो हायर लेवल के अधिकारी होते हैं उनमें अपने अधिकारों को लेकर के टकराव पैदा हो सकता है। ठीक है। वो भाई हर अधिकारी अपना अपना अलग अलग रूप दिखाना शुरू करता है, नहीं हम वो हैं, मतलब उनके अहम की बात आ जाती है, और एक दूसरे की बातों को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं या काट कर देते हैं और उनके प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं तो इस तरीके से इसमें टकराव उत्पन्न होने लगते हैं जिसके कारण कार्य को आरंभ करने में डिले होने लगता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हमारा समय समाप्त हो चुका है और आप लोग भी लिखते लिखते थक गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, और आपको एक दिन मैं आपके सारे नोट्स मैं चेक करूंगा, आप लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। मैं आपसे असाइनमेंट भी लूंगा और आपसे नोट्स भी चेक करूंगा, तो आप अपने असाइनमेंट के लिए पहले से तैयार रहिए, पढ़ते रहिए ऑनलाइन और इसके नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब भी आपको असाइनमेंट वगैरह मिले तो आप पढ़े रहेंगे तो उस असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों के होंगे जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये पहला चैप्टर समापन के करीब ही आ चुका है। इसमें दो तीन इसमें केवल आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन और मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, 3 पॉइंट ये बचे हैं, और दूसरा है मोटिवेशन से संबंधित टॉपिक है। ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस हम आपसे बाद में करेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।